नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक शब्द विचार। तो जिसमें हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में जो है शब्द विकास से संबंधित अपने शब्दों का वर्गीकरण हम कर रहे थे। तो शब्दों का वर्गीकरण हमने अलग अलग तरह से यहाँ पर किया था। अर्थ के आधार पर, आपका तकनीक के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। तो हमने यहाँ पर व्याकरणिक विवेचन के आधार पर जो आपको शब्दों के प्रकार बताए थे, उसमें मैंने आपको बताया कि टोटल जो हमारी पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण है, उसमें शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। यानी कि देखिए क्या होता है, व्याकरणिक विवेचन क्या होता है कि जब हम किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं। देखिए शब्द के बाद क्या आता है, वाक्य आता है, ठीक है ना। शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित क्रम वाक्य कहलाता है। तो जब हम किसी भी शब्द को किसी भी वाक्य में जब प्रयुक्त करते हैं, तो उसमें फिर जो सारे शब्द अलग अलग शब्द जो है प्रयुक्त होते हैं, तो वो अलग अलग तरह के कार्य करने लगते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं जो ये अलग अलग तरह के कार्य जो ये कर रहे हैं, इनके कुछ नाम होते हैं शब्दों के, ठीक है ना, कि कौन सा शब्द किसका काम कर रहा है, कौन सा शब्द किसका काम कर रहा है। तो उसको टोटल हमने 8 भागों में बांटा। यानी कि हमारी संपूर्ण व्याकरण में जितने भी शब्द हैं, हमने उन्हें 8 भागों में बांटा। यानी कि 8 प्रकार के शब्द हमने कहे संपूर्ण व्याकरण में, ठीक है ना। तो जिसमें हमने कहा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो इसमें हमने अलग अब देखिए हमें आठों को समझना है, आठों की प्रॉपर्टीज को समझना है, आठों को जानना है, आठों की विशेषताओं को समझना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, 4 और 4 अलग अलग भागों में इन्हें बांट दिया। क्यों बांटा, ताकि हम इन्हें अच्छे से समझ सकें, इनकी विशेषताओं को समझ सकें, इनके प्रयोग को जान सकें, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन्हें 4 अलग अलग भागों में बांटा। और किस तरह से बांटा कि जिन चारों की एक जैसी प्रॉपर्टीज थी, जिन चारों के एक जैसे गुणधर्म थे, उन्हें एक तरफ रखा। जिन चारों के एक जैसे गुणधर्म थे, उनको एक तरफ रखा, ठीक है ना। तो एक को हमने नाम दिया विकारी और एक को हमने नाम दिया अविकारी। तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर जो विकारी शब्द हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कौन कौन से शब्द आते हैं विकारी के अंतर्गत, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, 4 तरह के शब्द आते हैं विकारी, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में बताया कि क्या होते हैं आपके विकारी शब्द। जिसमें आपको सबसे पहले संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा। तो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना। तो जैसे अगर आप संज्ञा की परिभाषा जानेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि संज्ञा को हमने विकारी में क्यों रखा। तो देखिए संज्ञा के लिए हमने कहा कि सारे नाम वाले शब्दों को, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, प्राणी का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम, ये सब क्या है, संज्ञा है। सारे नाम वाले शब्द क्या है, संज्ञा है। तो इस तरह से हमने परिभाषा बनाई कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी तरह से हमने कहा कि हम एक ही मतलब जब हम बात कर रहे हो तो बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग ना करके हम उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर मैंने बार बार अपना नाम ना लेकर के मैं, हम, हमारा आदि शब्दों का प्रयोग किया, या आपका नाम बार बार ना लेकर के तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका आदि शब्दों का प्रयोग किया, तो ये सब क्या है, सर्वनाम है। उसके बाद विशेषण, विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाला। किसकी विशेषता बताएगा, जो भी थिंग्स है, जो भी चीजें हैं, एवरी जो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, यानी कि वो संज्ञा और सर्वनाम, क्योंकि सारी चीजें संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम प्रयोग किया जाता है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था और सारे विशेषण शब्दों को के बारे में बताया था। और उसके बाद क्रिया, तो काम वाले शब्दों को, जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे हम कहते हैं क्रिया। तो यहाँ पर मैंने आपको चारों तरह के जो शब्द बताए, मैंने कहा ये सारे शब्द जो है लिंग
और वचन के अनुसार क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि कोई शब्द अगर हम पुल्लिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वो अलग होगा, स्त्रीलिंग के लिए कर रहे हैं तो वो अलग होगा, सर्वनाम शब्द यदि हम कोई पुल्लिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वो अलग होगा, स्त्रीलिंग के लिए अगर प्रयोग कर रहे हैं तो वो अलग होगा। इसी तरह से आपका विशेषण शब्द अगर हम पुल्लिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वो अलग होगा, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वो अलग होगा। क्रिया शब्द यदि हम आपका पुल्लिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वो अलग होगा, और स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो अलग होगा। जैसे हमने कहा अध्यापक छात्रों को गणित पढ़ा रहे हैं, अध्यापक छात्रों को गणित पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो आपका स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होगा उसको हम क्या करेंगे, स्त्रीलिंग में लिखेंगे, जो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होगा उसको हम पुल्लिंग में लिखेंगे। यानी कि ये लिंग और वचन के आधार पर अपने आप को चेंज कर देते हैं, इसलिए इन्हें विकारी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था हमारा वो था अविकारी। अविकारी शब्द यानी कि जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, जिनमें कोई चेंज नहीं आता, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, उनको कहते हैं अविकारी। और एक और शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, अव्यय। अव्यय यानी कि जिसका कुछ भी व्यय नहीं होता। व्यय का अर्थ है खर्च। जिसका कुछ भी व्यय नहीं होता, कुछ भी खर्च नहीं होता, यानी कि कुछ भी उसमें चेंज नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता, उसको कहते हैं अविकारी। तो इसमें भी मैंने आपको 4 तरह के शब्द बताए थे जिसको हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक जो है आप लोगों के लिए, ये अविकारी शब्द, अव्यय शब्द बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्लास 9th में, क्योंकि समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आप इसमें पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण आप इसमें पढ़ते हैं, और बहुत सारी चीजें इससे आपको पूरे पूरे व्याकरण में एक तरह से कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी। और इससे पहले जो मैंने कहा विकारी, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो 4 टॉपिक ऐसे हैं जो कभी ना कभी आप क्लास 8 तक पढ़ते ही पढ़ते हैं। फिर भी अगर किसी भी कोई टॉपिक में कोई डाउट होगा, अगर चाहे आपको क्रिया पढ़नी है, क्रिया में आपको अलग से एक टॉपिक के रूप में पढ़ा दूंगी, विशेषण में आपको एक अलग से टॉपिक के रूप में पढ़ा दूंगी, और इन सबका रिवीजन हो जाएगा हमारा जब हम टॉपिक पढ़ेंगे पद परिचय, ठीक है ना। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे पद परिचय, उस टाइम पे हम संज्ञा भी पढ़ेंगे, सर्वनाम भी पढ़ेंगे, क्रिया भी पढ़ेंगे, विशेषण भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर अव्यय या अविकारी शब्दों को पढ़ रहे हैं, तो अव्यय को ही अविकारी कहते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जो अव्यय शब्द है उसे ही अविकारी शब्द कहा जाता है। अव्यय का अर्थ होता है जो व्यय ना हो, यानी कि जो व्यय ना हो। व्यय का क्या अर्थ होता है, खर्च, यानी कि जो एक तरह से खर्च ना हो उसको कहते हैं अव्यय, जो बिल्कुल चेंज जिसमें ना हो, ठीक है ना। तो विकारी, अविकारी का अर्थ होता है जिसमें विकार ना आए। अ अर्थात बिना, विकारी अर्थात विकार के, तो जिसमें विकार ना हो उसको कहते हैं अविकारी, जिसमें परिवर्तन ना हो उसको कहते हैं अविकारी। यानी कि ध्यान से समझिएगा क्या परिभाषा बनेगी। ऐसे पद, पद अर्थात शब्द। अब देखिए पद क्यों कहा, पद इसलिए कहा क्योंकि जब भी कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो बहुत सारे व्याकरणिक नियमों से बन जाता है, और वो व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ शब्द ही पद कहलाता है, और उसका पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ये अलग सा एक आपका टॉपिक है पद परिचय, लेकिन हमने यहाँ पर पद शब्द का प्रयोग किया है तो उसे क्लियर करना है। पद, ऐसे पद जो लिंग, वचन, कर्ता, कारक, काल, पुरुष, ध्यान से समझिएगा, लिंग, वचन, कर्ता, कारक, काल, पुरुष, ये जो कारक होते हैं ना, ये भी आपका एक अलग से टॉपिक है। पुरुष जो है, आप जब सर्वनाम पढ़ते हैं उसमें आप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष को पढ़ते हैं, ठीक है ना, उत्तम पुरुष। और वचन, एक वचन, बहुवचन, और लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है। तो इसके आधार पर के
अनुसार नहीं बदलते हैं। ध्यान से समझिएगा और साथ के साथ नोट भी करिएगा। जैसे मैंने बताया, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसे पद जो लिंग, वचन, कर्ता, कारक, काल, पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं, वो अपने एक ही रूप में बने रहते हैं। वो अपने एक ही रूप में बने रहते हैं। ऐसे शब्दों को अव्यय या अविकारी कहते हैं। ऐसे शब्दों को अव्यय या अविकारी कहते हैं। जैसे बहुत, शीघ्र, जल्दी, शाबाश, वाह, ओह, धीरे, सायं, प्रतिदिन। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। अब ये देखिए, इन शब्दों को आप चाहे स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करें, पुल्लिंग के लिए प्रयोग करें, एक वचन के लिए प्रयोग करें, बहुवचन के लिए प्रयोग करें, किसी भी कारक के साथ प्रयोग करें, किसी भी काल में प्रयोग करें, ये आपका शब्द बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज बना रहेगा। इसीलिए इसको कहते हैं अविकारी, यानी इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है ना। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। ठीक है ना। चाहे आप लड़की के लिए कहें, लड़के के लिए कहें, भूतकाल में कहें, भविष्य काल में कहें, वर्तमान काल में कहें, प्रथम पुरुष के लिए कहें, मध्यम पुरुष के लिए कहें और उत्तम आपका अन्य पुरुष के लिए कहें, तो ये है परिभाषा। अब देखिए अव्यय के भेद, अव्यय के कितने भेद होते हैं ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अव्यय के भेदों में 4 भेद तो मैंने आपको पहले से बताए हैं। ठीक है ना। 4 भेद जो मैंने आपको बताया था ना कि शब्दों को हमने 8 भागों में बांटा, 4 को हमने रखा विकारी में और 4 को हमने रखा अविकारी में। तो 4 हमने जो विकारी में पढ़े वो थे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और जो अविकारी में पढ़ेंगे वो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। और इसमें एक नया जो है टॉपिक जुड़ा है वो है निपात, जिसको भी हम पढ़ेंगे। तो अव्यय के 5 भेदों को यहाँ पर बताया गया है। अव्यय शब्दों के 5 भेद कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, और संबंध बोधक अव्यय शब्द, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्द और निपात। ठीक है ना। तो ये 5 आपके अव्ययों के भेद बताए गए हैं, नोट कर सकते हैं आप इनको। अब हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ना शुरू किया परिभाषा। परिभाषा क्या है? किसकी? क्रिया विशेषण की। सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पर लेंगे और वो है हमारा क्रिया विशेषण। और आप देख रहे हैं क्रिया विशेषण जो शब्द है ये आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्रिया विशेषण जो शब्द है ये आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है। कैसे कैसे 2 शब्द? एक है आपका क्रिया और एक है आपका विशेषण। ठीक है ना। तो पहले दोनों को अलग अलग करके समझेंगे। जैसे मैं आपको हर बार कहती हूँ कि रटना आपने कुछ भी नहीं है, तो आपने क्रिया विशेषण को नहीं रटना है, आपने पहले उस शब्द को समझना है कि वो शब्द है क्या। तो वो शब्द है क्रिया और विशेषण। क्रिया का अर्थ होता है जिससे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। विशेषण का अर्थ होता है जो क्रिया की विशेषता को बताता है। ठीक है ना। अगर हमने कहा कि गाड़ी तेज चलती है, घोड़ा तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, चलता है, दौड़ता है, ये क्या है? क्रिया है। लेकिन इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है? तेज और धीरे धीरे। ठीक है ना। तो ये हमने कहा क्रिया विशेषण, जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जाती है, उन पदों को, उन शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। और यानी कि ये शब्द ऐसे हैं कि ये शब्द चेंज नहीं होते हैं, ये शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें अव्यय शब्द कहा है। अब जैसे यहाँ पर हमने कहा किरण मधुर गाती है, किरण मधुर गाती है। गाती है शब्द क्या है आपका? गाती है जो शब्द है ये आपका देखिए, गाती है शब्द जो है ये आपका क्या है? क्रिया है। और कैसा गाती है? मधुर गाती है, मीठा गाती है। तो उसके गाने की विशेषता क्या है? मधुर। इसी तरह से धीरे बोल कोई सुन लेगा, धीरे बोल, बोलना,
क्या है, क्रिया है। लेकिन कैसे बोलने के लिए कहा गया है, धीरे बोलने के लिए, धीरे बोल कोई सुन लेगा। यहाँ पर मधुर और धीरे क्रिया विशेषण है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हम आपको अंतर करके देखेंगे। यहाँ पर इन पर लिंग, वचन, काल, पुरुष बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आप देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में हम यहाँ पर लिंग चेंज कर देंगे और आप देखेंगे जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था, किरण मधुर गाती है। किरण क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, गाती है। गाती है आपका क्रिया है और गाती है क्रिया किसके आधार पर लिखी गई है, जो आपका किरण शब्द है, कर्ता शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, उसके आधार पर। और अब आप देखेंगे कि हम जब कर्ता को चेंज कर देंगे तो क्रिया भी अपने आप चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। सुनील मधुर गाता है, सुनील कर्ता है, सुनील आपका पुल्लिंग है, तो क्रिया भी आपकी बदल गई, गाता है। लेकिन उसका जो विशेषण है वो चेंज नहीं हुआ है, वो परिवर्तित नहीं हुआ है। हमने यहाँ पर किरण के लिए लिखा था मधुर गाता है और यहाँ पर सुनील के लिए लिखा है कि वो मधुर गाता है। मधुर यानी कि मीठा गाता है, अच्छा गाता है, ठीक है ना। तो ये जो आपके शब्द हैं ये क्या है, ये भी आपके परिवर्तन एक तरह से परिवर्तित नहीं होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया की विशेषता को बताते हैं, इसीलिए इन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। अब देखिए जो क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं ना, इनको भी समझने के लिए, क्योंकि अलग अलग तरह के क्रिया विशेषण शब्द होते हैं और इनको समझने के लिए भी आपको क्या होता है कि अलग अलग पार्ट्स में समझना पड़ता है, अलग अलग भेदों में समझना पड़ता है। तो जैसे आपका यहाँ पर है क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भी भेद बताए गए हैं। कौन कौन से भेद हैं जरा ध्यान से समझिएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चार भेद क्रिया की जो विशेषता बता रहा है, कैसे कैसे बता रहा है, उसके आधार पर हमने चार भेद बताए। कालवाचक, जो काल अर्थात समय, वाचक अर्थात बताने वाला क्रिया विशेषण शब्द, किसका, क्रिया के होने के समय को बताने वाला, ठीक है ना। जब समय के आधार पर विशेषता बताई जा रही हो, क्रिया के होने के समय को बताया जा रहा हो, तो वो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। उसी के साथ स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थान का अर्थ होता है जगह, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, क्रिया विशेषण का शब्द अर्थ है क्रिया की विशेषता, यानी कि जो क्रिया के होने के स्थान के विषय में बताता है उसको कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद आपका आता है परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, परिमाण का क्या अर्थ होता है, मात्रा। तो जो परिमाणवाचक यानी कि जो क्रिया के होने की मात्रा को बताता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, उसको परिमाणवाचक कहते हैं। रीति, रीति का अर्थ होता है विधि, तरीका, रीति वाचक क्रिया विशेषण। रीति अर्थात विधि या तरीका, वाचक अर्थात बताने वाला क्रिया विशेषण। ऐसा शब्द जो क्रिया के होने की विधि की विशेषता बताता है, विधि के बारे में बताता है, उसको कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया जो आपका विशेषण, जो आपका अव्यय शब्द है, उसकी चार भेद बताए हमने। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक, और एक एक्स्ट्रा हमने जोड़ा जिसको हमने कहा निपात, ठीक है। उसके बाद हमने पहला भेद यहाँ पर पढ़ा जिसको हमने कहा क्रिया विशेषण। तो उसकी परिभाषा हमने पढ़ी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। और जैसे कि हमने कहा था कि ये क्रिया विशेषण जो है अविकारी अव्यय शब्द होते हैं, तो उसको हमने क्लियर किया कि कैसे ये अव्यय शब्द होते हैं, किस तरह से ये लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। और फिर उनको डिटेल में समझने के लिए हमने उसके भी चार भागों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ा। कौन सा, कालवाचक क्रिया विशेषण, आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
ठीक है, तो इनको हम अब पढ़ेंगे डिटेल में। यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण को। काल, काल का अर्थ मैंने आपको यहाँ पर बताया समय। काल का क्या अर्थ बताया मैंने आपको यहाँ पर? समय। यानी कि वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, यानी कि जो क्या बताता है? क्रिया के होने के समय का बोध कराता है। ठीक है, ऐसे शब्द जो क्रिया के होने के समय को बताता है। क्रिया होने के समय का बोध कराने वाले अव्यय पद कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पर, ये एक ही लाइन में आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि काल और वाचक अगर आप समझ लेते हैं, काल का अर्थ होता है समय, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। जहां पर ऐसा शब्द हो जो क्रिया के होने के समय को बता रहा हो, उसको कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कहा सौरभ दिन भर पढ़ता है। अब देखिए अगर हम केवल कहते सौरभ पढ़ता रहता है तो ये तो क्रिया है, लेकिन सौरभ जो है वो दिन भर पढ़ता रहता है। विशेषता क्या है कि वो दिन भर पढ़ता रहता है, समय के बारे में बताए। ठीक है, अब तुम अब बैठ जाओ। अब तुम अब बैठ जाओ, अगर हम यहाँ पर केवल लिखा रहता तुम बैठ जाओ तो ये क्या होता? ये कभी भी ये केवल क्रिया होती, लेकिन क्रिया की विशेषता क्या है कि तुम अब बैठ जाओ। ठीक है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण में जो शब्द प्रयोग होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अब आप ध्यान से इन शब्दों को नोट भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जैसे अवधि बताने वाले। अब देखिए इसमें क्या होता है? अवधि यानी कि समय बताने वाले। ये केवल कालवाचक की ही बात की जा रही है। ठीक है ना, ये टाइम बताने, ड्यूरेशन बताने के लिए, जैसे कई बार आपका दिन भर, ठीक है ना, दिन रात, सदा, एक और शब्द इसमें जोड़ते हैं प्रतिदिन। ठीक है ना, तो ये शब्द क्या है आपके? अवधि। कोई किसी काम की अवधि यानी कि ये इतने से इतने टाइम तक हुआ। ठीक है, अवधि बताने। अब फिक्स उसका काल बताने, जो एग्जैक्ट टाइम है उसको बताने के लिए, जैसे आज, अभी, जब, तब आदि। ठीक है, बारंबार करने यानी कि जैसे हमने कहा प्रतिदिन, रोज, नित्य आदि। ये भी आपके सारे क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। समझ आया आप सभी को? कालवाचक क्रिया विशेषण समझ आया आप सभी को? काल का अर्थ होता है समय, क्रिया विशेषण का अर्थ होता है क्रिया की विशेषता बताने वाला, यानी कि ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपने टॉपिक में से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यानी कि क्रिया विशेषण हमारा टॉपिक हमने शुरू किया, उसके बारे में जाना और उसके भी पहले भेद को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। दूसरा इसका भेद है हमारा स्थान। तो स्थान को तो कुछ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। ठीक है ना, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। जैसे वहां पर समय बताने वाला, तो यहाँ पर स्थान के बारे में कि कहाँ पर क्रिया हो रही है उसके बारे में बताने वाला। तो क्रिया के होने के स्थान, दिशा का बोध कराने वाले अव्यय पद स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो स्थान और दिशा का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सूर्या अंदर पड़ रहा है, प्रभा ऊपर नाच रही है। ठीक है ना, सूर्या अंदर पढ़ रहा है, प्रभा ऊपर नाच रही है। ठीक है, तो जो स्थानवाचक होते हैं इनके लिए भी बहुत सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे कोई जो स्थिति को बताता है, यानी कि जैसे हमने कहा अंदर पढ़ रही है, और कोई दिशा को बताता है तो वो उसके लिए अलग शब्द। तो जैसे कोई दूर है, नीचे है, अंदर है, बाहर है। ठीक है, और दिशा, दिशा के बताते हैं जब इधर, उधर, दाहिने आदि। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो स्थान को बताते हैं, यानी कि क्रिया के होने के
स्थान के बारे में बताते हैं, क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण पढ़ा। उसके बाद हमारा आता है परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ क्या बताया मैंने आपको? मात्रा। परिमाण का क्या अर्थ बताया? मात्रा, यानी कि क्रिया के होने की मात्रा। क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराने वाले अव्यय पद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पहला क्या था? कौन बताएगा पहला क्या था? पहला क्या पढ़ा हमने? देखिए क्या होता है कि बिल्कुल रटना नहीं है, किसी भी चीज को समझ कर पढ़ना है। अगर आप क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं तो पहला हमने पढ़ा कालवाचक क्रिया विशेषण, फिर हमने पढ़ा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, अभी हम पढ़ रहे हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद हम पढ़ेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरह से पहले हम यहाँ पर क्रिया विशेषण टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपने बाकी के जो इसके भेद हैं उनको आगे डिस्कस करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो कुछ यहाँ पर पढ़ा वो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले सेशंस में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।